वेलकम एवरीवन। हमारा सिलेबस का तीसरा टॉपिक चल रहा है जो है रेस्पिरेटरी श्वसन यानी श्वसन तंत्र, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आइए इसके अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं और इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने इसका कल स्ट्रक्चर सारे पढ़े थे और उसके फंक्शन को समझा था। ठीक है, आइए हमने ये देखा था कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, अब ये एनर्जी इस फॉर्म में हो जाती है स्टोर। ठीक, उसके बाद जब ये देखिए ये है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब इस फॉस्फेट का ये ट्राइफॉस्फेट है, एक बॉन्ड टूटता है। क्या टूटता है? एक बॉन्ड टूटता है तो एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। और जब इसका एक बॉन्ड टूटता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी हमारे काम में आती है। ध्यान रखिए, स्टोर किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। जब इसका एक बॉन्ड टूटता है ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनता है। ट्राइफॉस्फेट से क्या बनता है? डाइफॉस्फेट बनता है। और जब वो बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारे काम आती है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में यूटिलाइज होती है? एडीपी की फॉर्म में। ठीक है, आइए अगला टॉपिक आप देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अगला हेडिंग डालिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जितने भी हमारे एसएससी बैच के बच्चे हैं वो हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है। नॉर्मल क्लास में हमें पता चल जाता है, तो आप अपने मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हम पहला वॉल्यूम देखेंगे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम देखिए, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं तो कितने अमाउंट में, कितने वॉल्यूम का हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में आइदर सांस अंदर लेना या बाहर लेना, कितने ml में हम सांस अंदर या बाहर ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 500 ml। 500 ml। नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम 500 ml एयर अंदर लेते हैं एक बार में या बाहर निकालते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम जितने वॉल्यूम, जितने अमाउंट में एयर अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। ठीक है, दूसरा हमारा आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तो जो टाइडल वॉल्यूम था हमने नॉर्मल सांस ली है। अगर हम फोर्सफुली सांस अंदर लें, क्या लें? एडिशनली फोर्सफुली अगर हम सांस लें तो कितने अमाउंट में ले सकते हैं? एडिशनल फोर्सफुली हम कितने एडिशनल हम कितने अमाउंट में ले सकते हैं? 2500 ml से 3000 ml हम एडिशनल एयर वॉल्यूम की एयर ले सकते हैं फोर्सफुली। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम। एडिशनल किससे एडिशनल? टाइडल वॉल्यूम से एडिशनल। और फोर्सफुली हम फोर्स के साथ अगर लेते हैं कितनी ले सकते हैं? 2500 से 3000 ml वॉल्यूम की एयर हम अंदर ले सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। तीसरा है हमारा एक्सपायरेटरी। हम प्राणायाम में करते हैं कि फोर्सफुली अंदर लेते हैं, फोर्सफुली बाहर निकालते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? हम फोर्सफुली कितने अमाउंट की एयर बाहर निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1000 से 1100 ml। कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। ठीक है। चौथा हमारा आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या आता है हमारा? फोर्थ, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है? मान लीजिए हमने कुछ सांस अंदर ली या सांस बाहर निकाल ली, तो हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट में एयर अंदर रहती है। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हम हमारी बाइक की टंकी में कुछ रिजर्व में पेट्रोल रहता ही रहता है। ठीक है। उसी प्रकार हमारे लंग्स में भी कुछ ना कुछ मात्रा में एयर रहती है। उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल। उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। आप ऐसा मान लीजिए जैसे मोटरसाइकिल में हमारा रिजर्व पेट्रोल रहता है, ऐसी हमारे लंग्स में रिजर्व एयर रहती है, जिसकी कितनी वैल्यू होती है? जिसकी 1100 से 1200 ml। ठीक है। ये हमारे 4 वॉल्यूम हुए, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल अमाउंट में हम जितनी एयर लेते हैं या बाहर निकाल देते हैं, नॉर्मल। इंस्पायरेटरी, फोर्सफुली हम कितनी अंदर ले रहे हैं, वो इंस्पायरेटरी है। फोर्सफुली हम कितनी बाहर निकाल रहे हैं, वो एक्सपायरेटरी है। और हमारे लंग्स में कितनी एयर रिजर्व में रखी रहती है, वो क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम है, जिसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है। ये हमारे हुए रेस्पायरेटरी वॉल्यूम। ठीक है। ये हमारे क्या हुए? रेस्पायरेटरी वॉल्यूम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग डालिए, नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है? देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आई और लंग्स की बेसिक यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। क्या है बेसिक यूनिट? एल्वियोलाई। अब देखिए, मान लीजिए ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये हमारे ब्लड सेल है, ये हमारा ब्लड है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी, यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, लगभग कितना होता है? 104 mmHg। यहाँ पे ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में क्या है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। इसका पार्शियल प्रेशर लगभग कितना होता है? 45 mmHg। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। आप नॉर्मली हम लोग क्लास फिजिक्स में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है, पानी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है, कभी लो से हाई नहीं होता। हीट भी कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो नहीं होगी, हाई से हमेशा क्या होगी? लो की तरफ फ्लो होगी। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है? 45 mmHg, यहाँ पे 104 mmHg। तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? प्रेशर डिफरेंस के कारण इस ब्लड में चली जाती है। क्या चली जाती है? इस ब्लड में चली जाती है। और ब्लड में दो चीज़ें हैं। देखिए, ब्लड में हमारी क्या है? दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा प्लाज्मा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मा है, और दूसरा हमारा आरबीसी है। ठीक है।
अब प्लाज्मा में क्या होता है, 92% पानी होता है, तो जो हमारी ऑक्सीजन है ईजिली डिजॉल्व नहीं होती प्लाज्मा में, क्योंकि उसमें क्या है, पानी है, पानी में ईजिली डिजॉल्व नहीं होती, तो सिर्फ 2 से 3% क्या होती है, ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, ठीक है। और आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन, जो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कितने परसेंट, 97 से 98% ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। क्या कौन कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन। कितने अमाउंट में, देखिए हीमोग्लोबिन, देखिए 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में कितने ml ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रहती है, लगभग 20 ml होती है क्या, गैसियस ऑक्सीजन, गैसियस ऑक्सीजन। 100 ml के ब्लड में कितने ml गैसियस ऑक्सीजन होती है, 20 ml। क्या ये 20 की 20 ml ही टिश्यू के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है, नहीं। आइए देखते हैं टिश्यू के द्वारा कितने अमाउंट में ऑक्सीजन यूज होती है, क्योंकि 17% ऑक्सीजन बाहर भी तो निकल जाती है, हमने वीडियो के पहले लेक्चर में पढ़ा था। 21% अगर ऑक्सीजन आती है तो 17% बाहर भी तो निकल जाती है। अब देखिए, ये मान लीजिए टिश्यू है, ठीक है, और ये मान लीजिए 100 ml ब्लड में 20 ml यहाँ पर क्या है, 20 ml गैसियस ऑक्सीजन आ रही है टिश्यू के पास, तो टिश्यू इसमें से सिर्फ 5 ml ही यूज कर पाता है। कितने ml यूज कर पाता है, 5 ml यूज कर पाता है, और फिर आगे 15 ml आगे चली डीऑक्सीनेटेड ब्लड में चली जाती है। 15 ml ऑक्सीजन फिर आगे अपने चली जाती है, ठीक है। तो 20 ml में टिश्यू कितनी यूज कर पाता है, सिर्फ 5 ml गैसियस ऑक्सीजन ही यूज करता है, ठीक है। फिर ये सेल और टिश्यू में हमने ये प्रोसेस देखा था कि क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इस प्रकार ये ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। आइए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अगला हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कब बनती है हमारे, जब एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है, किसका, न्यूट्रिएंट का, तब क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml ब्लड में लगभग 53 ml गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कितने ml, गैस 53 ml। और ये 3 स्टेजेस में ट्रांसपोर्ट होती है। कौन सी स्टेज में, 3 स्टेजेस में, ठीक है। पहला है प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरी कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, और तीसरी स्टेट है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। लगभग 7% इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, 23% कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है 70% बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू। अब देखिए डिसॉल्व स्टेट में क्या होगा, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी और उसके बाद एल्वियोलाई में वहाँ पे उसका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन में क्या होगा, देखिए हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अमीनो एसिड, ठीक है। तो हीम पार्ट से कौन कंबाइन होता है, ऑक्सीजन, और ग्लोबिन पार्ट से कंबाइन कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबिन में क्या है, प्रोटीन पार्ट क्या है, प्रोटीन की मोनोमर क्या होता है, अमीनो एसिड। तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, ये ग्लोबिन पार्ट से कंबाइन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और हीम पार्ट से कौन कंबाइन होती है, ऑक्सीजन।
तो इस प्रकार ये इससे कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होती है। बाइकार्बोनेट आयन से सबसे ज़्यादा होती है 70%। इसका एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है जो प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नीट एग्ज़ाम में आता है और हम नीट के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ इतना समझते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इतनी बात हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो रेस्पायरेशन का रेगुलेशन कौन करता है, रेगुलेटरी सेंटर कौन है, कई बार छोटे छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगुलेटरी सेंटर कौन है, रेस्पायरेशन का रेगुलेटरी सेंटर कौन है, किसका, श्वसन तंत्र का, वो है मेड्यूला ऑब्लागेंटा। मेड्यूला ऑब्लागेंटा, मेड्यूला ऑब्लागेंटा, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम में। किसके बारे में, मेड्यूला ऑब्लागेंटा के बारे में। ये क्या है, रेगुलेटरी सेंटर है, रेगुलेटरी सेंटर है किसका, रेस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, आइए अपने लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पायरेटरी हमारा ये लास्ट टॉपिक है, जो क्या है, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कलरलेस और ऑडियोलेस गैस होती है, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है, एक तो ऑटोमोबाइल्स हो गए, और क्या होते हैं, फर्नेंस हो गए, और क्या होते हैं, हीटर हो गए, और क्या होते हैं, टोबैको स्मोक, यहाँ से ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, क्या नुकसानदेह है ये क्या करती है, इसकी जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने की 200 से 250 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है, 200 से 250 गुना ज़्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कंबाइन करता है अपने से, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हो पाती। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन नहीं हो पाती, उसकी जगह क्या कंबाइन हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे हमारे सेल में, टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा कई सूचनाएं आती हैं समाचार पत्रों में कि हीटर लगा के सो जाते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो किसके कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 200 से 250 गुना ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसकी हीमोग्लोबिन से कंबाइनिंग कैपेसिटी 200 से 250 गुना ज़्यादा है। सिर्फ अगर पेशेंट को बचाना है तुरंत ही, तो उसको बहुत ही हाई प्रेशर में ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, वरना वो बच नहीं पाता। ठीक है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, अगला हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के क्या इफेक्ट होते हैं हम देखते हैं। दो चीज़ें इसमें पाई जाती है, एक तो निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड हम जानते हैं ऑक्सीजन की क्या कर देगी, कमी कर देगी। और देखिए, निकोटिन क्या होता है, हमने लंग्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा था ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स। क्या पढ़ा था, ब्रोंकियोल्स। तो मान लीजिए ये ब्रोंकियोल्स इस टाइप के हैं, ठीक है, जहाँ पे एयर का फ्लो होता है। तो निकोटिन क्या करता है,
इस ब्रोंकियोल्स में जो आप एरिया देखे हैं जो ज़्यादा है उसको कम कर देता है। ये मान लीजिए ऐसे है तो इसको ऐसे कर देगा, तो देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ पे एयर फ्लो ज़्यादा हो सकता है, इसको इसने कम कर दिया, जिससे एयर फ्लो में क्या जाती है, कमी आती है। एयर फ्लो में क्या आती है, कमी आ जाती है, किसमें, ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, इसका इसने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिससे एयर फ्लो में क्या आती है, कमी आ जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ना अपने घरों में और ना ही पब्लिक प्लेस में। ठीक है, इससे आगे जो बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, टीबी है, निमोनिया है, इन सब बीमारियों के बारे में हम अपने डिसीजेज चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास में ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे जो एसएससी या बीओ बैच के स्टूडेंट हैं, क्या उन्हें ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स करके अपने मैसेज दे सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूं। फिर एक बार नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।